तो लास्ट वाला जो टॉपिक था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। अभी हमको कोलॉइड्स जो है उनका प्यूरिफिकेशन देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन क्यों देखना है। प्यूरिफाई किसको करते हैं, जिसके पास इम्प्योरिटी है या जिसके पास इम्प्योरिटी नहीं है। जिसके पास इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होती है। इसके फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू सॉल्वेंट। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब हम लोग लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मली सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो FeCl3 का है और ये पार्टिकल के सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल रहेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। जब ये न्यूट्रल रहेगा इस साइड में हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इस साइड में हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो ये FeCl3 कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, तो मैं FeCl3 की बात कर रहा हूँ। एक ही साइड में ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, किसी साइड में ट्रैवल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया दैट इज NaCl, तो क्या होगा, इनमें से कौन सा आयन इसके सरफेस के ऊपर जाएगा, तो कॉमन होगा, और वो कौन है, Cl। तो जैसे Cl माइनस यहाँ पे चले जाएगा तो ये कौन सा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव। और ई पे नेगेटिवली चार्ज बनेगा तो कहाँ पे ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि डिस्पर्स फेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और इसलिए वो कहीं पे ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन मतलब ऐसा हमको लगता है, लेकिन रियल में ऐसा होता है कि जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं और रियल में इसकी स्टडी करते हैं तो ये डिस्पर्स फेस का पार्टिकल या तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है या तो पॉजिटिव। इफ वो नेगेटिव की तरफ जाता है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर, इफ वो पॉजिटिव की तरफ जाता है तो नेगेटिव चार्ज विल बी देयर। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन वो जो चार्ज होता है वो उसका खुद का नहीं है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल हम सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं तो वाटर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होता है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आता है। अब हमने जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है, कुछ पार्टिकल साइज ऐसे हैं जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिसका पार्टिकल साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है। और मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अभी उस बीकर में सभी साइज के पार्टिकल है, वो लेस देन 1 नैनोमीटर वाले भी है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर वाले भी है, और इन बिटवीन 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में भी है। तो इससे क्या हुआ, वो सॉल्यूशन कौन सा बन गया, वो ट्रू का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो कोलॉइडल के भी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो सस्पेंशन के भी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन मैंने आपको बोल दिया है कि आपको बस कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, कोलॉइडल। तो आपको क्या करना होगा, जिन पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है उसको निकाल दो, जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है उसको निकाल दो, तो बचा क्या। अब तीनों में से किसको किस पार्टिकल को निकालना इजी है, इसको निकालना इजी है, सस्पेंशन वाले। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, पार्टिकल साइज ज्यादा होने की वजह से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उनमें से जिनका पार्टिकल साइज छोटा है उनको भी निकालेंगे, जिनका पार्टिकल साइज बड़ा है उनको भी निकालेंगे, और 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच वाले हम रखेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, प्योर, मतलब प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन रहेगा। इम्प्योरिटी क्या होती है, जो हमारे लिए अनवांटेड है, मतलब ये मान के चलते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और इसके साथ हमने बहुत सारा NaCl ऐड कर दिया, तो हमारे काम का ये है, ये नहीं। तो ये किसका काम करेगा, तो इसको निकाल फेंकना, बस ये काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला मेथड जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डायलिसिस। बायोलॉजी में पढ़ा डायलिसिस, डायलिसिस आपका किडनी जो होता है वो डायलिसिस का प्रोसेस करता है। कब पढ़ा था, 11th में 12th में? 11। ओके, क्या होता है डायलिसिस,
पूरा बहुत आइडिया, नाम तो लिख दिया मैंने, बस उसका थोड़ा सा आगे बताना है, 2 लाइन। डायलिसिस मतलब क्या होता है, सेंट्रल आइडिया? नहीं, ये तो मैंने इसका एग्जांपल दिया, इसका कोई रिलेशन नहीं है सर। सिंपल डायलिसिस क्या है? सिंपल डायलिसिस का मतलब, बैठो, लास्ट सेकंड में क्या होता है डायलिसिस में? किसका? हाँ, प्यूरिफिकेशन करेगा तो इम्प्यूरिटीज के बाहर निकालेंगे। किसका प्यूरिफिकेशन करेंगे? चावल में से इम्प्यूरिटी निकालेंगे, चावल का प्यूरिफिकेशन। पानी में से इम्प्यूरिटी को निकालते हैं, पानी का प्यूरिफिकेशन। सही है ना? बटे का पोहा में से पत्थर निकालते हैं तो बटे का पोहा का किसका प्यूरिफिकेशन? बेटा, डायलिसिस जो होता है किडनी में होता है, हमारे बॉडी में किडनी है, किडनी के अंदर डायलिसिस होता है। प्यूरिफिकेशन किसका होता है? ब्लड का। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? इम्प्यूरिटी। कौन से फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में। उसको निकालने का काम हो जाता है, मतलब उसको निकालने का तो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। ठीक है? तो डायलिसिस जो होता है वो नेफ्रॉन में से होता है, वो लॉन्ग ट्यूब होती है। तो ट्यूब प्रॉपर्ली काम करेंगे तो उतने एरिया से क्या होता है? इम्प्यूरिटी निकल जाता है। ऐसे होता है ना, बहुत लॉन्ग होता है वो, ठीक है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं वो लोग। ठीक है? तो वो क्या करता है? इम्प्यूरिटी को निकालने में हेल्प करता है। वो सेमी परमेबल होता है, सिलेक्टिव होता है ना, सिलेक्टिव और सेमी परमेबल जैसी। मतलब सेमी का मतलब वो आधे को जाने देगा, आधे को बोलेगा तुम नहीं जाओगे, ये रुकोगे, तो दैट इज सेमी परमेबल। मतलब सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। तो वो क्या करता है? कुछ पार्टिकल को बोलेगा तुम अच्छे हो चले जाओ, तुम्हारे तरफ मेरी नहीं बनती, तुम नहीं जाओगे, तुम यही करोगे, तुम इम्प्यूरिटी करके बाहर निकल जाओगे। सही है? तो ऐसा होता है ये सिलेक्टिव प्रोसेस। तो ये सिलेक्टिव प्रोसेस क्या करता है? कुछ पार्टिकल को इनसाइड में रहने देता है, कुछ पार्टिकल को जाने देता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे, डायलिसिस प्रोसेस को यूज करेंगे, लेकिन किसी के किडनी में से पास नहीं करेंगे। ठीक है? नॉर्मल देखेंगे। ठीक है? तो वो ऐसा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर का जो सरफेस है ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। ठीक है? और उसको पकड़ने के लिए जो नॉब है ना, ये वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने किसी कोलाइड मतलब किसी इम्प्योर सॉल्यूशन को डाल दिया है। ठीक है? तो इस इम्प्योर सॉल्यूशन में कुछ जो इम्प्यूरिटी है वो कौन से फॉर्म में है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? और यहाँ पे जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है। और इस मेम्ब्रेन का सिलेक्टिव नेचर ऐसा है जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है उनको बोलेगा तुम जा सकते हो, और जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है उसको बोलेगा तुमको जाने की परमिशन नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये मान के चलते हैं कि दीज आर द पोर साइज, ये पोर साइज है, और मान के चलते हैं कि ये पोर साइज 1 नैनोमीटर है उससे कम है। तो इससे क्या होगा? पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम रहेगा तो वो पास होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? इम्प्योर। और अब यहाँ पे हमने एक बीकर में इसको डाल दिया, ठीक है, और इस बीकर में हमने यहाँ तक वाटर को फिल कर दिया। इसको फिल कर दिया वाटर। तो जैसे हम यहाँ पे वाटर को फिल करेंगे तो क्या होगा? इनसाइड में कौन कौन है? कुछ पार्टिकल ऐसे जिसमें बोलते हो पार्टिकल ए जो है उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, और पार्टिकल बी जो है इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है। और हमारे लिए कौन इम्प्यूरिटी रहेगा? बी। तो बी जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है? हमको इम्प्यूरिटी का काम कर रहा है। तो ये इम्प्यूरिटी जो रहेगा वो कौन से फॉर्म में है? बी के फॉर्म में। यहाँ पे जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है उसका पोर साइज कितना है? 1 नैनोमीटर से कम। तो ये क्या करेगा? किसको जाने देगा? तो बी जो रहेगा वो कहाँ से ट्रेवल करेगा? इनसाइड में से आउटसाइड, और ये बी जो रहेगा वो इनसाइड से आउटसाइड में ट्रेवल करेगा और किस में जाएगा?
तो इनिशियली हम ये वाटर प्योर यूज करेंगे, तो अब कैसा मिलेगा? इम्प्योर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी कहां से आ गई? कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनसाइड का जो NaCl रहेगा या इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो जो बी जो रहेगा वो कहां पे आएगा? आउटसाइड में। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस वाटर के अंदर में बी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और इनसाइड में बी का क्वांटिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम इनसाइड के सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? प्योर कर रहे हैं, और आउटसाइड के सॉल्यूशन को। पानी तो सस्ता ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब होगा तो भी, लेकिन इसके अंदर इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, इस वाटर का जितना कैपेसिटी है इस इलेक्ट्रोलाइट को इनटेक करने का, उतना इसने ले लिया, उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका है, यहां से हम लोग पानी को निकालेंगे और यहां से हम लोग पानी को डाल दे जाएंगे। तो एक नल जो है यहां लगा दिया, यहां से प्योर वाटर निकलेगा, मतलब प्योर वाटर को बाहर लीजिए। ये वाटर इनसाइड में जाएगा, इस वाटर में कौन मिक्स हो जाएगा? बी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो गया। वो वाटर यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां से जो बाहर निकलेगा वाटर वो कैसा होना चाहिए? इम्प्योर वाटर। तो जितना ज्यादा देर ये प्रोसेस हम लोग शुरू रखेंगे उतना ज्यादा इम्प्योरिटी निकल जाएगा। तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर का बी का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम के ऊपर बोलेंगे कि ये जो रहेगा ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? प्योर रहेगा। समझा नहीं समझा? तो डायलिसिस मेथड को यहाँ पे मतलब ये जो इम्प्योर कोलोइड सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, उस इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए हम इस प्रकार का मेथड यूज कर सकते हैं। डायलिसिस का आइडिया समझ में कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है, एक यहाँ पे बैग है जो सेमी परमेबल है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का बना हुआ है। वो क्या करेगा, जो इम्प्यूरिटी है उसको पास होने देगा, और जिनका पार्टिकल्स है 1001 नैनोमीटर से ज्यादा है उनको पास नहीं होने देगा। हम यहाँ पे किसको पास कर रहे हैं, मतलब किसको सेपरेट कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन को या सस्पेंशन को? हम दोनों को देखेंगे, ट्रू को भी देखेंगे और सस्पेंशन को भी देखेंगे। लेकिन ये वाला जो मेथड है वो किसके लिए है? ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। तो क्या होगा, जो बी जो रहेगा जिसका पार्टिकल साइज कम है वो इन पोर से बाहर निकलेगा, इस वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जो प्योर वाटर हमने यहाँ पे यूज किया था वो कैसा बन जाएगा? इम्प्योर। और ये इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या बन जाएगा? प्योर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द आइडिया ऑफ डायलिसिस। सेकंड वाला जो कांसेप्ट आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इसमें नया क्या होगा, इसमें जो आयन है वो खुद ही वाटर में आ रहा है, खुद ही आ रहा है ना, उनको कोई खींच नहीं रहा। खींच रहा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इस साइड में हम एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इस साइड में हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो सपोज इसके अंदर जो इंप्यूरिटी है वो नेगेटिव चार्ज की है, तो वो कहां पे ट्रैवल करेगा? पॉजिटिव। तो नॉर्मली जो ट्रैवल करेगा स्पीड कम था, वो स्पीड अब बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि होगा ऐसे कि नेगेटिव चार्ज इंप्यूरिटी को अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इंप्यूरिटी रहेगा तो अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा? सपोज ये मान के चल गया कि ये FeCl3 है और यहाँ पे हमने NaBr का इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaBr में से उसके काम का कोई नहीं है, Na+ भी नहीं है और Br- भी नहीं है। तो हमारे लिए जो इंप्यूरिटी है वो कौन है? Na+ और Br-। नॉर्मली ये वाटर में तो मिक्स होते हैं लेकिन उनका स्पीड थोड़ा कम होता है, तो उनका स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया, दो साइड में दो अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब क्या होगा, Na+ जो रहेगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, Br- जो रहेगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये दोनों का कांसेप्ट सेम ही है, फर्क इतना है कि ये वाला प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा स्लो है और ये वाला प्रोसेस जो रहेगा ये कैसा रहेगा? फास्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डायलिसिस को ही हम इलेक्ट्रोडायलिसिस तब करते हैं जब दो इलेक्ट्रोड को बीच में ऐड करेंगे। क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रोड को ऐड क्यों किया? क्यों किया? प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, मतलब जिस प्रोसेस का स्पीड पहले कम था उसका स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड को करते हैं। ठीक है। तो दोनों का जो रहेगा वो सिमिलर वे से हम लोग करते हैं। ठीक है। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम सुना है?
सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीवन? फिजिक्स में 11th में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब ये जो पेन है, इस पेन को हम टेस्ट ट्यूब मान के चलते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो सॉल्यूशन रखा है उसमें कुछ पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से कम है और कुछ पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो हमारे लिए इंप्योरिटी कौन होगा? जिनका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। हाँ, वो सेटल तो होते हैं, लेकिन सेटल होने के लिए टाइम ज्यादा है। तो उनका सेटल होने का रेट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन को यूज करते हैं। अब वो मशीन काम कैसे करता है, सिंपल वैसे बताता हूँ। इफ हम इस पेन को यहाँ पे रस्सी से बांध दें, धागे से, और उस धागे को हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो क्या होगा? ये जो पेन रहेगा ये ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा, फास्ट मूव होगा, तब इसके अंदर के पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में? फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन। तो जो फोर्स रहेगा वो पार्टिकल को क्या करेगा, कहाँ पे प्रेस मतलब एक्सर्ट करेगा? फोर्स लोअर साइड में। तो यहाँ के जो पार्टिकल, अब फोर्स जो होता है वो पार्टिकल के साइज के हिसाब से होगा। जिस पार्टिकल का साइज बड़ा रहेगा उसमें ज्यादा, और जिस पार्टिकल का फोर्स मतलब साइज कम रहेगा उसमें फोर्स कम रहेगा। तो जब ऐसा हम लोग फास्टली मूव करेंगे तो क्या होगा, जिन पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है वो क्या करेंगे, नीचे सेटल हो जाएगा। तो जिस पार्टिकल का साइज नीचे ज्यादा है वो सेटल हो गया, जो जिसका पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है वो यहाँ पे आ गया, जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1000 नैनोमीटर है वो यहाँ पे है। हमारे काम का कौन है, ये बॉटम वाला कि टॉप वाला? तो हम क्या करेंगे, जब इस टेस्ट ट्यूब को खाली करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन जो रहेगा वो एक बीकर में लेंगे और नीचे वाला पोर्शन जो रहेगा इसका फेंक देंगे, क्योंकि वो किसका काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है सस्पेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जिस पार्टिकल का साइज बड़ा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसके लिए यूज करेंगे? फिल्टर पेपर यूज होता है ना नॉर्मली। अब मतलब लैब में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी सॉल्यूशन में से पीपीटी को बाहर निकालना है तो जो इसको क्या फनल बोलते हैं, ठीक है। तो जो फिल्टर पेपर होता है उसको हम लोग फोल्ड करके यहाँ पे ऐसा रख देते हैं, और फिर जो भी पीपीटी है उसके साथ कुछ सॉल्यूशन भी है तो उस सॉल्यूशन को बाहर निकालना है, उसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो ये फिल्टर पेपर यहाँ पर क्या करता है, जो पीपीटी होता है उसको रोकता है और जो सॉल्वेंट होता है उसको जाने देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे भी हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड करेंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड कब काम आएगा, जब कोलोइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी बड़े पार्टिकल वाला रहेगा या छोटे पार्टिकल वाला? बड़े पार्टिकल वाला। तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्ट्रेशन पेपर में से पास करेंगे, और फिल्टर पेपर से पास करने के बाद जिनका पार्टिकल साइज छोटा है वो निकल जाएगा, जिसका पार्टिकल साइज बड़ा है जो इम्प्योरिटी का काम कर रहा है वो सेपरेट हो जाएगा। सही। अब इस मेथड को करने में दिक्कत ये होती है कि नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है उसका पोर साइज बड़ा होता है, तो हम पोर साइज को कम भी कर सकते हैं। जैसे हमने जियोलाइट देखा था, इसका पोर साइज कितना होता है, जियोलाइट का पोर साइज कितना होता है? 260 से लेकर 740 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये होता था शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट में। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो होता है वो हनीकॉम्ब शेप का होता है, और उसको इनसाइड में जो पोर्स होते हैं उनका पोर का साइज इतना होना चाहिए। तो जिन पार्टिकल का साइज इन पोर साइज से मैच करता है वो इनसाइड में जाएंगे। ठीक है, सपोज मान के चले कि ये पोर साइज है और पोर साइज जो है वो कितना है, 260 से 740 नैनोमीटर के बीच में। यहाँ से हम जो पार्टिकल इन जाने वाला है उसका पार्टिकल साइज इससे ज्यादा है, तो वो पार्टिकल इनसाइड में
नहीं जाएगा। और इफ वो पार्टिकल इनसाइड में नहीं जाएगा तो इनसाइड के एक्टिव साइड के ऊपर एडसॉर्ब नहीं होगा, और इनसाइड के एक्टिव साइड के ऊपर एडसॉर्ब नहीं होगा तो वो इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा, इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इफ वो रिएक्शन करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इनसाइड में जाना होगा, और इनसाइड में जाने के लिए पार्टिकल से इस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है इसका जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है। पोर साइज कैसे होता है, बड़ा होता है, और इस बड़े पोर साइज को कम करने के लिए हम इसको फॉर्माल्डिहाइड में सोक करते हैं। तो ये फॉर्माल्डिहाइड क्या करता है, सपोज ये मानते चलते हैं कि पहले पोर साइज इतना था, अब ये पोर साइज इतना बड़ा है कि इसमें से सस्पेंशन के पार्टिकल भी पास हो रहे हैं और ट्रू सॉल्यूशन के कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल भी पास हो रहे हैं। तो क्या इस फिल्टर पेपर को हम यूज कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इससे दोनों के पार्टिकल पास हो रहे हैं, सस्पेंशन के भी पार्टिकल पास हो रहे हैं और कोलाइडल के भी पार्टिकल पास हो रहे हैं। सबको पास किसको करना है? कोलाइडल को। रोकना किसको है? तो इस पार्टिकल का साइज हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये जो फॉर्माल्डिहाइड होता है, ये फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, इन सरफेस के इनर साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक इनर सरफेस होता है, यहाँ पे ये एडसॉर्ब होता है, और यहाँ पे एडसॉर्ब होने की वजह से पोर का साइज बड़ा या कम हुआ? कम हुआ। तो इस प्रकार से नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसका पोर का साइज बड़ा होता है, उसके पोर के साइज को कम करने के लिए हम फॉर्माल्डिहाइड को यूज करते हैं। तो ये फॉर्माल्डिहाइड काम कैसे करता है? काम कैसे करता है, ये जो पोर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर जाके ये वहां पे एडसॉर्ब हो जाता है, और इस प्रकार से कि वो एक बार वहां पे एडसॉर्ब हो गया तो उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिस पोर का साइज पहले बड़ा था उस पोर का साइज अब छोटा हो गया, और इस फिल्टर पेपर को फिर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड किसके लिए था? ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। ये वाला मेथड ट्रू सॉल्यूशन के लिए, ये वाला कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, ये वाला कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार सॉरी इसके लिए सस्पेंशन के लिए। ठीक है, तो पार्टिकल साइज बड़ा रहेगा उसको भी हम लोग इम्प्यूरिटी करके निकाल सकते हैं, और जिनका पार्टिकल साइज छोटा है उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एज अ इम्प्यूरिटी करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। एक बार देख लो, ठीक है। अब ये जो कोलाइड्स हम बनाते हैं, ये कोलाइड्स कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट होता है, जैसे ब्राउनियन मूवमेंट्स होता है। टिंडल इफेक्ट पढ़ा है कभी? टिंडल इफेक्ट पढ़ा है? कैटेगरी ऑफ लाइट में पढ़ा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट काइनेटिक से गैस में आया होगा शायद, हाँ या नहीं? नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। कोलाइड्स में जो पहली प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम सुना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का? अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना है? क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब? The property which depends on the number of particles, not on the nature of solid particle. ये कहाँ पे आया था? सॉल्यूशन चैप्टर। क्योंकि मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन चैप्टर दो पार्ट में आता है, एक आता है सॉल्यूशन और दूसरा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले उसका नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब नाम को भी छोटा कर दिया है, लेकिन पढ़ रहे तो दोनों बातें हैं। ठीक है, पहला सॉल्यूशन और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड होता है नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के, सॉरी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर। वहां पे हमने आई फैक्टर पे देखा था जिसको हमने बोला था वेट ऑफ फैक्टर, एन में जाके देखा था कि वेट ऑफ फैक्टर को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उनके मॉलिक्यूलर मास पर जो मतलब इरेगुलरिटी आता है या डिफरेंस आता है जिसको हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोला था, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हम वेट ऑफ फैक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। अब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे? 4। कौन से? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। Pressure is a colligative property or osmotic pressure is a colligative property. Lowering in vapor pressure is a colligative property or relative lowering in colligative property. Relative lowering और lowering दोनों डिफरेंट है। Lowering में हमने क्या किया था? P डिग्री माइनस P इसका डिफरेंस निकाला था, और रिलेटिव में क्या किया था? P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री का रेशियो निकाला था, जिसको हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुल में से कोई भी एक फार्मूला मुझे देखना है, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे मुझे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है वो है डेल्टा टीबी। इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा? केबी इनटू m, Kb into m। m का मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी। इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb into W2 into 1000 डिवाइडेड बाय M2 into W1। यही था, ठीक है। अब इनमें से मुझे ये बताओ आप, कॉलिगेटिव जो कोलॉइड्स होते हैं इनमें पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और ये जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे ये नॉर्मली हमने किसके लिए पढ़ा था? ट्रू सॉल्यूशन के लिए। बोला था ना NaCl को ऐड करेंगे, फिर शुगर को ऐड करेंगे, और ये सभी के सभी जो होते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो ये जो फॉर्मूला था वो किसके लिए वैलिड था? ट्रू सॉल्यूशन के लिए। सपोज हम ट्रू सॉल्यूशन के बजाय हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए ये प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, तो क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कैसे होता है? स्मॉल, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कैसा होता है? लार्ज कंपेयर टू, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपल सी बात है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा वो भी कैसा रहेगा? स्मॉल, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा ये कैसा रहेगा? लार्ज। अब हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चेंज और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, 2 का मतलब सॉलिड, 1 का मतलब सॉल्वेंट, हमको इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो दोनों का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इसका मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा उतना चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, और चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा तो वो ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल और निग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंस कम होता है तो उसको निग्लिजिबल बोलते हैं, या डिफरेंस ज्यादा होता है उसको निग्लिजिबल बोलते हैं? डिफरेंस का एग्जांपल दिया था, 10 रुपए में से 2 रुपए गए तो डिफरेंस कम लगता है, लेकिन 10,000 में से 2 रुपए गए तो डिफरेंस बहुत कम होता है। पहले में डिफरेंस ज्यादा था, पहले में दूसरे में डिफरेंस कम था। तो जिसमें डिफरेंस बहुत कम होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब हमने ट्रू सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड किया था, तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत छोटा होने की वजह से क्या हुआ था? m का वैल्यू छोटा था, और जब m का वैल्यू छोटा रहेगा तो चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा, और जब चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा तो वो इतना ज्यादा होता है कि हम उस चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे बोल दिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। कब? जब m का वैल्यू छोटा रहेगा। लेकिन जब यही m का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट मतलब प्योर सॉल्यूशन का और इम्प्योर सॉल्यूशन का जो चेंज इन
बॉइलिंग टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम। मतलब पहले उनका बॉइलिंग टेम्परेचर सपोज था 100 डिग्री और अब रहेगा 101 या तो 100.01, मतलब डिफरेंस कैसे रहेगा, कम रहेगा। तो बात ऐसी है कि जब हमने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन के लिए अप्लाई की थी, उस टाइम पे चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से वो ऑब्जर्वेबल था। लेकिन जब कोलाइडर के लिए ये बात देखेंगे हम लोग तो इनका मॉलिक्यूलर मास बड़ा है और मॉलिक्यूलर मास बड़ा होने की वजह से चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम रहेगा और चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होने की वजह से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए स्टडी नहीं कर सकते, इसके लिए कोलाइड्स के लिए। ठीक है, कोलाइड्स के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्यों नहीं पढ़ सकते? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज बड़ा है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम है और इसीलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ट्रू सॉल्यूशन के लिए पढ़ते थे वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ते थे। मतलब मन में कभी क्वेश्चन आएगा कि सर हमने सॉल्यूशन चैप्टर में ये सभी चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या वो भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है? वहां पे भी सॉलिड सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी सॉलिड सॉल्वेंट है, नाम अलग दिया डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? तो नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें एक चेंज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं के बराबर है और इसीलिए हम इनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो पोलन ग्रेन्स में पाया जाता है। पोलन ग्रेन्स पता है? बायोलॉजी में आपने देखा होगा। कौन से फ्लावर में होते हैं? सभी में होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसा कुछ होता है ना, तो अलग अलग स्टाइल, स्टिग्मा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पेटल, सेपल, जो भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ था, ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है। देख सकते हैं नॉर्मली? कैसे देखते हो फिर आप? है आपके पास? ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इफ हमको पहले बार क्या हुआ, इस पोलन ग्रेन को वाटर में मिक्स किया गया और फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के बैठे थे वो लोग। मतलब सपोज यहाँ पे बीकर है, इस बीकर में वाटर है और इस वाटर में हमने पोलन ग्रेन को डाल दिया और एकदम मतलब सेट करके बैठ गए थे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और देख रहे थे कि वो जो पोलन ग्रेन्स है उनका मूवमेंट कैसा है। ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि जो पोलन ग्रेन्स है उनका मूवमेंट फिक्स नहीं था। मतलब वो यहाँ एक पोलन ग्रेन था, वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक ट्रैवल किया, यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, वो दूसरे पोलन ग्रेन के साथ टकराया और टकराने की वजह से क्या हुआ, उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया और उसके बाद वो इस डायरेक्शन में गया। अब सीधा जाने के बाद देखो उसका ट्रैवल करने का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। लेकिन जैसे ही वो पोलन ग्रेन किसी दूसरे के साथ कोलाइड होता है या दूसरे के साथ वो टकराता है तो टकराने के बाद उसका जो पाथ रहेगा वो चेंज हो जाता है। तो इनका ये जो अनसर्टेन मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम सेट नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल राइट में जाना चाहिए, पार्टिकल लेफ्ट में जाना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन। अब दो बातें, पोलन ग्रेन का साइज छोटा है उसका ब्राउनियन मूवमेंट देखेंगे और हम धीरे धीरे पार्टिकल का साइज बढ़ाते जाएंगे तो उनका मूवमेंट बढ़ेगा या कम होगा? कुछ पार्टिकल ऐसे जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है और कुछ पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो कौन से पार्टिकल का रैंडमनेस ज्यादा रहेगा? जिनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा। तो हुआ यहाँ पे ऐसा ही कि यहाँ पे पोलन ग्रेन का साइज छोटा होने की वजह से उनके जो पार्टिकल्स रहेंगे उनका रैंडमनेस ज्यादा था। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में रैंडमनेस ज्यादा रहेगा। जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात आई तो वो रैंडमनेस कैसा था? कम था। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये ऐसे इधर उधर ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, हम ऐसे देख सकते हैं कि इफ किसी रूम में मतलब डार्क है, पूरा अंधेरा है, ठीक है, और किसी छोटे से होल में से लाइट आ रहा है और हम वहां पे मतलब इन को रूम को साफ कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें जो डस्ट होता है वो उड़ जाता है। तो उस लाइट के जो लाइट जहां से आ रहा है उसके पाथ में
जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो किसका प्रॉपर्टी शो करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट का प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा चेंज होता है। चेंज क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलैप्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये भी नहीं पढ़ा फिजिक्स में। टिंडल इफेक्ट पता है? आइडिया तुमको पता है क्या होता है? क्या होता है? टिंडल इफेक्ट कभी तो देखा होगा, मतलब ऑब्जर्व तो किया होगा, मतलब पढ़ा नहीं है, बता रहे नहीं है। दो ऑप्शन है। कोई ऐसा फिनोमेना पड़ा है जिसमें ये पता है कि मतलब पूरे रूम के अंदर डार्कनेस है, वहां से हम लोग किसी लाइट को पास करते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, वहां से सनलाइट आ रहा है, तो जब सनलाइट वहां से आता है तो क्या करता है, उस सनलाइट के पाथ को वो इल्यूमिनेट करता है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे वो मतलब लाइट वहां से आता है तो वो पार्टिकल के सरफेस के साथ स्ट्राइक होता है। कि कोई भी कलर क्यों दिखता है हमको, मतलब सपोज हमने बोला कि वो दीवार का कलर ब्लू है, तो वो ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जितने भी लाइट मतलब दीवार का जो कलर है, तो वहां पे जो मतलब डाई या केमिकल कंपाउंड लगाया है, वो केमिकल कंपाउंड क्या करता है, उसके ऊपर जितने भी वेवलेंथ का लाइट आता है विजिबल रेंज का, विजिबल रेंज की बात कर रहा हूं, तो जितना भी लाइट वहां पे आता है मतलब विजिबल रेंज का, उनमें से वो क्या करता है, सभी वेवलेंथ के लाइट को एब्सॉर्ब करता है। और ब्लू कलर का जो लाइट है उसके वेवलेंथ का जो लाइट है, उस लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको जो कलर दिखता है वो किस वजह से दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये देखना होगा कि जब भी कोई लाइट आता है तो लाइट आने के बाद किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर मतलब स्ट्राइक होता है, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमको कोई भी कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि टिंडल इफेक्ट का कहना ऐसा है कि जब हम लाइट पास करते हैं और उस मतलब वो लाइट किसी पार्टिकल से टकराता है, तो पार्टिकल से टकराने के वजह से वहां से उनका जो रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो डिफरेंट नेचर को शो करता है। सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल से टकराता है, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम पे जो कलर होता है, मतलब सनराइज के टाइम पर जो आसमान का कलर होता है, सनसेट के टाइम पे जो कलर होता है और दिन में जो कलर होता है, सेम होता है, डिफरेंट? क्यों? इसका रीजन ऐसा है कि हम जहां पे है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सन है अभी के लिए, और यहाँ पे वो पार्टिकल्स है जहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तीनों की पोजीशन जरूरी होती है, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो, जो ऑब्जेक्ट है वो, और जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये मान के चलते कि हम यहाँ पे बैठा है, तो अभी जो सन है वो हमारे इस लेवल पे है, अब धीरे धीरे क्या होगा, वो अपर साइड में जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो चेंज होगा। ये क्या होगा, चेंज होगा। और इफ ये चेंज होता है तो यहाँ पे हमको दिखने वाला जो कलर होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे गोल्ड सोल होता है, गोल्ड जो होता है, इस गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल साइज, यहाँ पे हम लोग पार्टिकल साइज स्मॉल रखते हैं और यहाँ पे पार्टिकल साइज लार्ज रखते हैं। अब देखेंगे पार्टिकल साइज का फर्क क्या होता है। इफ उस गोल्ड सोल मतलब गोल्ड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो गोल्ड के पार्टिकल्स रहेंगे वो डिस्पर्स फेज का काम करेंगे, और इफ इन डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, मतलब तीन टाइप के लेते हैं, पार्टिकल साइज छोटा है, पार्टिकल साइज मीडियम है और पार्टिकल साइज बड़ा है। जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो ये रेड कलर शो करता है, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि इस सोल का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। जब पार्टिकल साइज को बढ़ा देते हैं तो ये रेड का बन जाता है ब्लू, क्या बन जाता है, और फिर से पार्टिकल साइज बढ़ाने पे गोल्डन कलर का हो जाता है। मतलब डिस्पर्स फेज भी वही है, डिस्पर्शन मीडियम भी वही है।
हमने बस डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज चेंज किया। तो पार्टिकल साइज कम था तो उसका कलर डिफरेंट था, पार्टिकल साइज को बढ़ा दिया तो और कलर चेंज हुआ, पार्टिकल साइज का और चेंज किया तो उसका कलर जो रहेगा वो चेंज हो गया। तो इसका रीजन होता है टिंडल इफेक्ट। मतलब जब भी किसी पार्टिकल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है तो वहां पे दोनों बातें जरूरी है। पहली बात उस पार्टिकल का साइज, और दूसरी बात यहाँ पे जो एंगल बनता है मतलब सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ पे ये जो कौन है ऑब्जर्वर है, इनके बीच का जो एंगल होता है यहाँ पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, और इसीलिए मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे जो स्काई का जो कलर होता है वो डिफरेंट दिखाई देता है, जिसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो फिनोमिना होता है वो टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताने का काम करता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहली बात पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज चेंज होता है तो होने वाला जो कलर है वो भी हमको दूसरा दिखाई देगा। और दूसरी बात जो सोर्स होता है और ये जो ऑब्जर्वर होता है इनके बीच का एंगल कितना रिफ्लेक्शन था, इनमें एंगल चेंज होता है तो कलर भी चेंज होगा। इसलिए मॉर्निंग और आफ्टरनून में जो स्काई का कलर होता है वो हमको डिफरेंट दिखाई देता है। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो ये है पहले कुछ तीन प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ब्राउनियर मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट। एक बार देख लो। ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम इनमें से कौन चार्ज होता है कौन न्यूट्रल होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम इनमें से कौन न्यूट्रल होता है कौन चार्ज होता है। डिस्पर्शन मीडियम न्यूट्रल, डिस्पर्स फेज न्यूट्रल ऑलवेज, लेकिन उसके ऊपर चार्ज दिखाई देता है। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम होने तो दोनों न्यूट्रल ही चाहिए, ये होता भी न्यूट्रल ही है, और ये भी कैसा होना चाहिए न्यूट्रल। बट कभी कभी क्या करता है ये डिस्पर्स फेज जो होता है ये चार्ज नेचर शो करता है। क्यों? पहली बात डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, या तो डिसोसिएशन ऑफ आयन, या तो एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, दो बार। ठीक है, दोनों सेम ही है, इसके जगह यही लेते हैं ज्यादा क्लियर है। एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन मतलब यहां पे मैंने लिया AgI और ये इसका सरफेस है AgI का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट अभी ऐड किया है वो है Ki। तो Ki जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा K प्लस और I माइनस। क्या बनेगा K प्लस और I माइनस। तो इसके सरफेस के ऊपर कौन आएगा I माइनस। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब है, डायरेक्टली सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब। अब ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज के साथ साथ यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन इज दैट पहला लेयर नेगेटिव चार्ज का क्यों है? क्या हमेशा नेगेटिव ही रहेगा? नहीं। क्यों नेगेटिव है? क्या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
इसमें यहाँ पे भी AgI को ही लेते हैं, इसको लेते हैं AgI, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं AgCl। तो आफ्टर डिसोसिएशन कन्वर्टेड इनटू Ag+1 एंड Cl-1, तो इसके सरफेस के ऊपर पहले कौन एडसॉर्ब होगा? Ag मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव आयन कॉमन था तो पहले नेगेटिव आया था, और नेगेटिव डायरेक्टली सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो गया। अब जो सरफेस के ऊपर डायरेक्टली एडसॉर्ब होगा वो स्टेडी रहेगा या अभी भी मूव कर रहा है? अरे जो डस्ट के पार्टिकल रूम में घूम रहे वो, और कुछ डस्ट के पार्टिकल जो एडसॉर्ब हो गए, तो स्टेडी कौन है? जो एडसॉर्ब हुआ वही है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एडसॉर्ब हो गया, मतलब वो कैसा है? फिक्स है, और उस नेगेटिव को पता है, मतलब ये वाला वो नेगेटिव चार्ज है जो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब है। कुछ नेगेटिव पार्ट यहाँ पे भी होंगे, कुछ नेगेटिव पार्टिकल यहाँ पे भी होंगे। अब ये भी नेगेटिव इसके साथ कॉमन है ना, मतलब ये मान के चलते कि यहाँ पे भी ये I- है और यहाँ पे भी ये I- है। तो ये जो I- के पार्टिकल है ये कैसे है? स्टेबल, और यहाँ पे जो I- के पार्टिकल है वो कैसे है? मोबाइल। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिवली आयंस है वो स्टेशनरी है, और यहाँ पे जो नेगेटिवली आयंस है वो कैसे है? मोबाइल। ठीक है, क्योंकि ये क्यों मोबाइल है? क्यों मोबाइल है? क्यों? क्योंकि उनका एडसॉर्प्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिनका एडसॉर्प्शन होता है, जिनका एडसॉर्प्शन हुआ है वो कैसे रहेंगे? स्टेशनरी, और जिनका एडसॉर्प्शन नहीं हुआ है वो कैसे रहेंगे? मोबाइल। अब यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसको पुल करेंगे? अपोजिट चार्ज को, और नेगेटिव का अपोजिट चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो ये वाले जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पुल करेंगे, और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। तो इसको कहा जाता है दिस इज स्टेशनरी लेयर। ये पहला लेयर बना, तो पहला लेयर जो है वो फिक्स्ड है। अब इस नेगेटिव के बाजू में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज में से इस कौन रहेगा स्टेशनरी और कौन रहेगा मोबाइल? तो ये वाला जो रहेगा ये कैसा रहेगा? अभी अपना पोजीशन क्यों चेंज नहीं करेगा? क्योंकि ये किसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है? नेगेटिव, और जिसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो कैसा है? स्टेशनरी। अब इस पॉजिटिव के साइड में यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव के पास दो ऑप्शन है, या तो इस नेगेटिव के साथ जाए या फिर इसको नेगेटिव के साथ जाए। इसको पता है कि ये वाला नेगेटिव जो रहेगा वो लास्ट तक साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये पॉजिटिव जो रहेगा वो इसके साथ रहना पसंद करेगा, इसलिए ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये जो लेयर बना है इसको लेयर 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेयर 1। ठीक है, ये जो लेयर 1 है वो स्टेशनरी है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं लेयर 2। ये कैसा रहेगा? मोबाइल। तो लेयर 1 में भी चार्ज है और लेयर 2 में भी चार्ज है, सही है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये स्टेशनरी लेयर और मोबाइल लेयर। मोबाइल लेयर पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, और इनके चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा चार्ज की वजह से डेवलप होता है। तो जो चार्ज लेयर 1 में है, जो चार्ज लेयर 2 में है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है जीटा पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? जीटा पोटेंशियल। तो जितना इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना ही जीटा पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा रहेगा। एक डेफिनेशन आता है यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि जीटा पोटेंशियल कहाँ होता है और कहाँ पे डेवलप होता है, किसके वजह से। पहली बात, जीटा पोटेंशियल हमेशा दो लेयर के बीच में होता है, एक होता है मोबाइल, दूसरा होता है स्टेशनरी, ठीक है। ये क्यों जनरेट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो AgI है और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उनमें से कॉमन आयन कौन सा है? I है ना, तो ये नेगेटिव के हिसाब से। हम इसी प्रकार का यहाँ पे बनाने के लिए जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? इनडायरेक्टली
पॉजिटिव, यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या करेगा, यहाँ पे डेवलप होगा। अब हम इसकी बात करें तो इसके सरफेस के ऊपर नॉर्मली कौन अटैच हुआ है, नेगेटिव। तो हम इसकी बात करते हैं तो आउटसाइड में कौन अटैच है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आउटसाइड में कौन अटैच है, पॉजिटिव। और सपोज ये नेचर आउटसाइड की वजह से शो करता है, नेचर आउटसाइड की वजह से शो करता है, तो इस पार्टिकल का जो नेचर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इफ इनके सरफेस के ऊपर मतलब आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सोल, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सोल, ठीक है। और इफ वो नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव सोल। तो सोल जो होते हैं या तो पॉजिटिव रहेंगे या तो नेगेटिव रहेंगे, और ये सोल का जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, डिस्पर्स स्पेस की वजह से, समझ में आ रहा है। तो डिस्पर्स स्पेस के ऊपर पहले से चार्ज होता है नहीं, तो पहले वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। इस कॉमन आयन के नेचर की वजह से उनके ऊपर चार्ज आता है और उस चार्ज की वजह से वो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव शो करते हैं। लेकिन इनिशियली ये बात पता नहीं थी, तो यही मान के चलते थे कि वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। अब डिस्पर्स स्पेस भी न्यूट्रल है और डिस्पर्शन मीडियम भी न्यूट्रल है। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, और यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन को इमर्ज किया गया, कोलाइडल सॉल्यूशन को इमर्ज किया गया, और यहाँ पे उन्होंने एक साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रखा और दूसरे साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रखा, और यहाँ से वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे थे कि इनसाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियली हमने इसको बैटरी के साथ ज्वाइंट नहीं किया है, तो ये कौन सा टर्मिनल रहेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तब होगा ना जब बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। अभी हमने किसी को अटैच नहीं किया, तो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, चार्ज का मूवमेंट। लेकिन जैसे हमने इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया तो फिर पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उनके पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज हमने माना कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रिक का मतलब इस कंटेनर में डाल दिया और यहाँ से करंट सप्लाई कर दिया, और हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये पता चला कि पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल। इसका मतलब वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंदर जब हमने इस डिस्पर्स फेस का नेचर चेक किया तो पहले ऐसा लग रहा था कि वो कैसे होने चाहिए, न्यूट्रल, लेकिन अंडर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, और इफ वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो रहेगा वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और इफ वो जा रहा है पॉजिटिव साइड में, इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। इफ वो नेगेटिव साइड में जा रहा है तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव, और ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता था इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो सिर्फ ये बताने का काम करता था कि उस सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल है उनके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा। तो इनिशियली क्या लगा था कि वो न्यूट्रल है, जैसे सॉल्यूशन में हुआ था। पहले हमने चारों फॉर्मूले डिराइव किए, फिर एंड में पता चला कि जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे वो नॉर्मल नहीं एब्नॉर्मल है। फिर क्या किया हमने, सभी फॉर्मूले के सामने आई लगा दिया, क्योंकि आई लगा देंगे तो जो प्रॉब्लम होने वाला था वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही पहले से सब लोग यही मान के चलते थे कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और उसी के ऊपर हिसाब से स्टडी हुआ। लेकिन एंड में जब इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया तो ये पता चला कि वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले से बोला था कि चार्ज की बात है, ये पहले से नहीं बोलता तो यही मान के चलते थे कि डिस्पर्स स्पेस न्यूट्रल है, और इफ वो न्यूट्रल है तो कहीं पे ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा रिजल्ट मिला, वो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस में किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और इफ वो ट्रैवल करते हैं इसका मतलब वो न्यूट्रल नहीं है तो वो चार्ज है। तो फिर इसके हिसाब से स्टडी किया गया कि उनके ऊपर चार्ज कहां से आया, उनके ऊपर चार्ज कहां से, जैसे सॉल्यूशन में हुआ था। पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, बाद में पता चला कि कुछ और ही निकल रहा है, तो फिर ये ढूंढने की कोशिश किए कि वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास क्यों आ रहा है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने ये बताया था कि डिस्पर्स स्पेस के ऊपर चार्ज है। इसने ये नहीं बताया कि वो चार्ज क्यों है, मतलब वो उसके ऊपर चार्ज पहले से है या उसके ऊपर चार्ज बाद में डेवलप हुआ, लेकिन इतना बताया कि उस डिस्पर्स
फेस के ऊपर चार्ज है और इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था कि डिस्पर्स फेस चार्ज है। ये पहला है जिसने ये बताया था कि डिस्पर्स फेस जो रहेगा वो कैसा रहेगा, चार्ज रहेगा। ठीक है, और इसका क्यों आता है उसका रीजन हमने पहले देखा था। ठीक है, तो जो कॉमन आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एडसॉर्ब होते हैं और इस प्रकार का क्या करेगा, नेचर शो करेगा। एक बार देखो